वालेकुम सलाम और क्या हाल चाल है आपके? हाँ, है आपकी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। वेलकम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी, मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर हाँ और भाई आपसे कब ओपन करूँ? बच्चों को, क्योंकि आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी-सी बच्चों को आपसे भी रहनुमाई दिलवाएँ। जी, जी सर, हुकुम। आज कोई अच्छी-अच्छी बातें नहीं मैं आपसे पूछने वाला, मतलब अच्छी बातें मैं सब प्रोसीजर बातें सब बच्चों को बता दी। सर माशा बात करेंगे सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ पे कि हुँ, हुँ। आज जो रियल लाइफ़ मतलब डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, जो बच्चे मतलब सिद्ध ही हो गए हैं कि यार हम कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ पे हम अप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा। सर आप बताएँ कि क्या मामलात हैं, मुश्किलात जो अभी इस टाइम जो सर, सबसे पहली जो मुश्किल है ना मतलब आपको वीज़ा मिलने के बाद की मैं बताता हूँ, वीज़े तक की तो सभी बच्चों को पता है। सबसे पहले जब आके ना आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि जी दुनिया ही कोई ना ये कोई वखरा ही जहान है। मतलब आपने कमरे में जब आके आप कमरा भी अब आपका अपना है, तो यहाँ जब आप बाहर निकलते हैं ना, आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि जी भई चीनी कैसी होती है, नमक को क्या कहते हैं, ठीक? उनकी ज़ुबान ही कुछ और है। तो पहली बार दिल को जो झटका लगता है ना मतलब आप स्टोर आपको ये पता है कि ये स्टोर है इसी के अंदर है मतलब वो बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं इनके ना कोई भी खाने पीने के या कुछ भी आप किसी भी तरह के जाएंगे उसमें हर चीज पड़ी है लेकिन आपने पहले कंफ्यूज होना है डरे हुए होना है कि हालांकि आपके पास वीजा है लीगल तरीके से आप आए हैं लेकिन जैसे एक नहीं होता कि कोई बंदा कि उसने कोई जुर्म किया हुआ हो वो छुप छुप के ऐसी मतलब पहले दिन की या पहले हफ्ते की ये सिचुएशन होती है और सर उसको और एक डर इसमें सर मैं आपको और भी ऐड करूँ, ये भी डर होता है हम मुझे पर्सनली था, मुझे बाकियों को नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली ये सबसे ज़्यादा डर था कि यार पता नहीं ये पूरी हलाल है कि नहीं? हाँ उसका मुझे बहुत डर था। एग्जैक्टली और फिर गोश्त का तो मुझे जब मैं आया था ना मैंने तो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने बाद ना गोश्त की तरफ गया था मैं तो पहले सब्जियों के ऊपर इतना वहम था कि यार फिर किसी ने हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ मैं केचप वगैरह लेके आया तो नूडल्स वगैरह कुछ इस तरह का ना कुछ यूट्यूब बहुत बड़ी उसने हेल्प की शुरू के दिनों में ना फिर किसी ने ये डाला कि केचप के अंदर जो है ना वो होता है जो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल डालते हैं ना वो हलाल नहीं होता तो एक नई नई टेंशन पड़ गई यहाँ पे 90% आपको पता है हराम है, क्योंकि मीठे में सब में जेलेटिन होती है। हाँ जी अब परसों भी वो बच्चे आए नए ना, तो मैं उससे अगले दिन मिलने गया तो कमरे में बेटा जेली खा रहा ना, वो जेली नहीं होती बच्चों वाली। तो मैं कहा ये क्या है? कहता है जी मैं ये पुष्पार स्टोर से ले आया। ऊपर इतना बड़ा लिखा है जेलेटिन। मैंने कहा यार तुझे पता नहीं है, किसने बताया नहीं जेलेटिन है इसमें? कहता जी वो क्या होती है? मैंने कहा जा जरा इंटरनेट पे चेक कर, फिर तुझे पता चलेगा क्या होती है। तो ये तो मसला है सर, बिल्कुल है। लेकिन सर क्या जो रियल लाइफ आजकल जो मसाइल है एडमिशन के, क्या किस तरफ काम जा रहा है? बच्चे मुझे पर्सनली जो लगता है ना जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रिया जो है ना जर्मनी को फॉलो कर रहा है तो सेम सिचुएशन वो आएगी आज नहीं तो कल वो ये सिचुएशन आएगी कि एडमिशन्स के क्राइटेरिया इन्होंने ना बहुत ज्यादा टफ कर देने हैं मतलब हम्म, पहला फिल्टर जो अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने से या भी एक साल में कह लें आपने जो लगाया ये इन्होंने लीगलाइजेशन का लगा दिया है कि पहले वो आपको एडमिशन दे के कहते थे कि जी हाँ जी हमारी तरफ से डन है आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाओ फिर हम आगे आपको ना फाइनल एडमिशन लेटर इशू कर देंगे अब उन्होंने क्या कहा है वो प्रोसेस ही नहीं करते वो कहते हैं कि पहले आप अपने वेरीफाइड जो या लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स की स्कैन फोटोकॉपियां या मतलब स्कैन हमें दो फिर हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। यही सारा मसला ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया ज़ाहिर है हर सूरत में जर्मनी को फॉलो करेगा। जिस हिसाब से एप्लीकेशंस आ रही हैं और बच्चों ने टारगेटेड ऑपरेशन करने शुरू कर दिए ना कंसल्टेंट्स के साथ मिलके, जिस तरह जेकेयू को पकड़ के तो बस रगड़ना ही शुरू कर दिया। हाँ जी उससे बड़ा मसला खराब हो रहा है सर। और यही हाल है। मैं आपको बता रहा था कि मेरे अपनी कोर्स में जब मैं आया तो तब तकरीबन 200 एप्लीकेशन थी 23 सीटों के लिए। इस साल 2000 प्लस एप्लीकेशन है 23 सीटों के लिए। ज़ाहिर हम्म क्राइटेरिया टफ पे टफ होता जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है ऑस्ट्रिया का। ये वर्ल्ड ओवर लेकिन का हिसाब है, सिर्फ पाकिस्तान से तो बच्चों ने आना नहीं है, पूरी दुनिया से आना एग्रीड ये आपकी बात बिल्कुल सही है कह रहे हैं आप इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि ये बाकी सिचुएशन चल रही है से बाकी जो मुल्क है उनको तो एडमिशन एडमिशन भी हमसे इजी मिल जाता है, और उनको तो वीजा भी हमसे बहुत इजी मिल जाता है। साढ़े सर ते वीजे का ही रौला ही नहीं मुकता ना 1.5-2 साल।
एक और चीज जो मतलब रिसेंटली देखने में आ रही है कि बच्चे जो हैं नॉर्मल जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं कि जी हम ऑस्ट्रिया आके हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, हम यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं, या हम यहाँ से यूएसए शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बारे में मतलब आपकी क्या ओपिनियन है? सर मैं इस मामले में बड़ा गलत बंदा हूँ ओपिनियन लेने के लिए। सही है। पूछे क्यों भला? बता ही दें फिर। सर मसला ये हुआ है कि मैं चाहता तो था शुरू में कि मैं कनाडा चला जाऊं या समथिंग लाइक दिस। मतलब हम्म। किसका दिल, सबका इनिशियली दिल करता है कि कनाडा की तरफ निकल जाए, को मामला कर लें उधर जाके। मतलब सबको इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी गुड एंड ऑल सारा गुड सर, लेकिन मुझे ना, आपको पता है मेरे पास काम, स्टडी के अगले दिन जॉब थी। मतलब मुझे पहले जॉब हम्म। मिली जिस दिन मैंने हम्म। डिग्री की, एमएस की परमिशन मेरी हो चुकी हुई थी, नेक्स्ट वीक से मैं काम पे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर उधर फिर जर्मन सीख सीख के, रगड़ा खा खा के, 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसा रगड़ा खा के, क्या मुझे ना जर्मन बोल बोल के, जर्मन सीख के मुझे जर्मन पसंद आ गई है। अब कोई मुझसे पूछता रहा कि कनाडा चला जाऊं, या आप क्यों नहीं गए? तो यार मसला ये है कि मैं तो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे काम में मजा आने लगा है, तो अब मेरा दिल नहीं करता कहीं और जाना। मसला सिर्फ ये है। अब आपके सामने है सर, आपको पता है कि मेरा काम अब किस नोयत का, मैंने अभी जर्मनी में प्रोजेक्ट खत्म किया है, मैं पोलैंड में जा रहा हूँ, मेरे पास पूरे यूरोपियन वाइड प्रोजेक्ट्स हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में मैंने किए, डेनमार्क में खत्म किया। मुझे ना मजा आने लगता है ना, हम्म। फिर शायद आप मुश्किल होएगा। और सर सब तो वड्डी गल कि 5 साल ला के जर्मन सीखी है, हुण जाना फिर अंग्रेजी मुल्क जाना, तो फायदा की जर्मन सीखने का इतना। 6 साल ला के सर जर्मन सीखी। सर। तो ये इसलिए मैं जरा इस मामले में ना जरा मुश्किल बना हूँ जरा, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है अपने आप पे और बाकी सब में। मेरे साथ वाले कुछ कनाडा गए हैं और वो हम्म। दे आर लिविंग हैप्पीली, दे आर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन मुझे अपनी जॉब पे सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो गई सर अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कंपनी में मैं सेटिस्फाइड अभी तक। हम्म। इसलिए मैं इस मामले में जरा हूँ मुश्किल। आपका क्या ख्याल है सर? आपको, आप जर्मनी बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है? सर मेरा ख्याल जो है ना, दो तीन चीजों के ऊपर बेस कर रहा है। जी। यहाँ पे अगर तो आज से 5 साल बाद भी अभी देखें, जैसे ही हमारी जो कम्युनिटी स्ट्रांग होना शुरू हुई है ना, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानीज की नहीं, तो उसमें आपको ना एक चीज देखने को मिल रही है। वो ये है कि इनका एक रवैया जो है ना स्टूडेंट मतलब वो जो है इंटरनेशनल्स की तरफ ना थोड़ा सा चेंज होता। ये चीज एक जो है ना माइनॉरिटीज के लिए ना डेंजरस है लॉन्ग टर्म में। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक पुलिस या बाकी चीजें ना कंट्रोल करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर ना कुछ जो है बिहेवियर लोगों का ना चेंज हुआ है। शुरू में जब 15-16 में हम लोग आए थे, कितना पॉजिटिव रिएक्शन होता था। हम्म। लोगों का कितने अच्छे वो मिलते थे, क्या उनका वो सिस्टम होता था, दैट वाज अमेजिंग। मतलब जैसे अभी मैं बता रहा था, मैंने सबसे पहले एक ना कोई 70 साल के बूढ़े बंदे से पूछा था कि वो इस साल, ये मेरे 3 अल्फाज थे जो मैंने किसी जर्मन बंदे से एक सुपरमार्केट के अंदर पूछे थे ना। तो उसने मुझे 4 लाइनें छोड़ के वो मेरे साथ गया है, आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहा था, जाके उसने कहा कि ये ना यहाँ पे पड़ा है, ये 3-4 किस्म के पड़े हैं, तो तुमने जो लेना है ले लो। तो उसने कहा था 20 स्टूडेंट, मैं कहा यार इतनी बात हुई थी। आज आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, लेकिन वैसे अब हम उस तरह की अब उस सोसाइटी में हो गए कि अब हम यहाँ के एवरेज पर्सन से अच्छा कमाते हैं ना, मतलब अब हम अपर मिडिल क्लास हैं यहाँ पे मतलब अब लोगों का रवैया कि हमें वो एक्सेप्ट करते हैं किस लेवल तक एक्सेप्ट करते हैं, या उन लोगों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी। आपको तो पता होगा साल्जबुर्ग से बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस वाइंड अप करके जा रहे जा हैं रहे इंग्लिश हैं। कंट्री, हम्म। हम्म। इंग्लिश बिल्कुल। कंट्रीज में, कि गवर्नमेंट का रिएक्शन उनके साथ कैसा है। ये जो चीजें हैं, ये जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है, मतलब मैं कहता हूँ कमाल है। मतलब आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड मिलता है, देन आपको जो सैलरीज मिलती हैं, देन आपको अगर इन केस आपकी जॉब लेफ्ट भी हो जाए, तो एक तो आपको पहले पता चल जाता है कि ये किस प्रोजेक्ट में है, आपको ये कितना चलना है। उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाता है। यहाँ पे मुझे कनाडा का या अमेरिका का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हेल्थ इश्यूज मतलब वो एक सारा कवर अप है, मतलब एक आप अपने 6 महीनों के लिए बिल्कुल सुकून में है, और आपकी सर पेंशन काउंट हो रही, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये कम्युनिटी इश्यूज मतलब इंसान की वो कितनी लैग करती है, उसमें क्या है, ये क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बंदा ना सोचता है कि यार इसको मैं किस तरह डील करूं, किस तरह इसको मैनेज करूं।
सर ये वाला जो मामला है ना, ये मामला तो आजकल ओवरऑल हर जगह पे शुरू हो गया ना सर। कनाडा में भी थोड़े से मामला तो ऐसे नहीं है, बड़े मामला हैं इस नोयत के। और ओवरऑल अगर उस मामले में हम देखें ना, तो डेफिनेटली उस मामले में हम अभी भी लाखों से बेहतर हैं सर। आप इन अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, वहां तो अदम बर्दाश्त बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका हाँ, बट वहाँ कहीं न कहीं यहाँ तक ना उनकी जो इतनी ज़्यादा मिनॉरिटी नहीं है जितनी यहाँ पे है। हमारी भी मतलब उस तरह की वो सेटअप है नहीं। कनाडा या अमेरिका में मतलब पूरे के पूरे कह लें आप जत्थे हैं कम्युनिटीज़ के ना। हाँ, यही बात है सर। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी एक तो वीक बहुत है, और दूसरी ये कि जो है उनमें खुद में भी इत्तेफाक कोई नहीं है। प्लस यहाँ पे 2-3 सेक्शंस बने। अच्छा, ये जो आए हैं ये बिजनेस माइंडेड हैं या ये वो बिजनेस करते हैं, ये जो हैं ये वो जो बॉर्डर क्रॉस करके आए ये वो लोग हैं, ये जो थे ये स्टूडेंट्स हैं और इनका वो सेटअप है। ये है और इस ऊपर वालों ने पहले रगड़ना है, और अच्छे तरीके से रगड़ना है, इनको निचोड़ना है। जब इनका स्टूडेंट लाइफ से खत्म हो गई, ये इनको पता चलना शुरू हो जाएगा, फिर इनको छोड़ एग्जैक्टली। बिजनेस वालों ने स्टूडेंट्स वो टारगेट करते हैं जी कि पार्ट टाइम काम के लिए आएगा स्टूडेंट। ये बहुत एक कॉमन है, मतलब हर सिटी में है। एक तो रेस्टोरेंट था, अरबियों के भी, इंडियंस के भी, पाकिस्तानियों के भी, और वो बंदा टारगेट करते हैं कि कोई उनके पास स्टूडेंट आए सही है, एक दफा बड़े प्यार से पहले दिन बात करेंगे। मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी के, उसने किसी होटल में स्टार्ट की, तो 3 दिन बाद ना न्यू न्यू आया था, हफ्ते के अंदर ही ना उसका ना स्टार्ट हो गया। तो बड़ा खुश कहता अवकाश भाई, मुझे तो कोई परमिशन नहीं चाहिए थी, मैं डायरेक्ट गया हूँ, काम मैंने स्टार्ट कर दिया और इस तरह वगैरह। मैं कहा अच्छा यार, बहुत खुशी हुई। तो काम क्या, कहता है 8 घंटे गंडे झीले। ये तो 10 दिन ये बाद मैं फिर मिला, मैं कहा, कैसी जा रही है जो ना, वो 2 दिन गया तो पूरे 8-8 घंटे उसको काम करवाया, 16 घंटे इस तरह। तो हफ्ते बाद फिर मिला, कहता मैं पूरा हफ्ता ना काम करा। मैं कहा ठीक है। तो अभी उसके बाद 3-4 दिन बाद फ्राइडे आया, फ्राइडे प्रेयर के बाद मिला, मैं कहा कैसी जा रही जब, कहता वो तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा क्या हुआ, कहता जब मैंने उससे पैसे मांगे हैं तो वो कह रहा है कि 4 यूरो, 4.5 यूरो पर आवर के हिसाब से दूंगा। तो मैं क्या, फिर क्या हो गया था, इस तरह तो मैं अगर लीगल काम करता हूँ तो मैं उतना ही कमाता हूँ, उधर पूरा महीना काम करके उतना ही कमाता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। सही बात है। ये बड़ा मसला है बच्चों के साथ, लेकिन चले सर, अल्लाह करे बेहतरी हो जाए। तो सर बाकी ओवरऑल 5 मिनट सर आपकी और लूंगा। ओवरऑल एम्बेसी के जो मामलात हैं, जो वो टाइटनेस कर रही है साथ मिलके सब कुछ, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर अब ये इसमें अब मुझे एक तो उन्होंने सिस्टम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है ना, फैसिलिटीज देने की कोशिश की है ऑनलाइन करके और इस तरह। साथ साथ ही जैसे उन्होंने ये फैसिलिटी देने की कोशिश की है, आपको पता है कि वो जो थर्ड पार्टी लॉयर्स हैं, ये उनसे वेरिफिकेशन करवाते हैं, उनके रोजगार पे सीधा सीधा दचकाए के मिला है उनको ना। पहले उनकी अनलिमिटेड होती थी 20 वेरिफिकेशन पर डे या 18 वेरिफिकेशन, अब वो आ गई है 3 पे या 4 पे या 6 पे। तो हम्म। उस पे वो सोच रहे हैं कि इसको क्या करें, कैसे करें, हम किस तरह इसको ना मैनेज करें। तो कुछ मेरा ख्याल है एम्बेसी से ज्यादा जो है डेंजरस हमारे लिए वो लॉयर्स हैं। मेरी ऑब्वियसली। अपनी मेरी अपनी जाती ख्याल के वो ज्यादा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सर एम्बेसी इतना नहीं तंग कर रही। नहीं, एम्बेसी तंग नहीं करी सर। मेरा 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 मकसद ये था कि अ, जो ओवरऑल ऑस्ट्रिया में जो अब यूनिवर्सिटीज टाइट कर रही हैं एडमिशन प्रोसीजर को एंड ऑल सारा कुछ, तो वो एम्बेसीज को भी ज़ाहिर है, वो एम्बेसी को भी नोटिफाई कर रही हैं कि आप बच्चों को वहीं पे रोकें हमारे आने से पहले पहले। जैसे आपने बताया कि पहले बगैर वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन के एडमिशन हम्म। लॉ कहा जाता था, तो अब वो कंसीडर ही नहीं करते बगैर लीगल। तो इसमें एम्बेसी का कितना रोल आप देख रहे हैं कि एम्बेसी कितना टाइट करेगी? सर मतलब पहला फिल्टर तो एम्बेसी ने ऑलरेडी लगा दिया ना, कि जो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर दिए हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करने से बता दिया कि अगले उन्होंने 9 महीने या 10 महीने में स्टूडेंट फाइनल कर दिए कि इससे ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं कर सकता ना। तो लेट सपोज के पहले अगर 10,000 बच्चा था, या चले 1500 बच्चा अप्लाई करना था, अब उन्होंने उसको फिल्टर करके 200 या 250 पे ले आए हैं। उसको पर डे उन्होंने जितना भी डिवाइड किया, या 300 पे जितने भी ले आए। अब ये वो बच्चा है जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे या लीगलाइज होंगे। इसके बाद इसका 20% बंदा ही एंड ऑफ द टाइम जो होता है नॉर्मल केस में, 20 to 25% ही जो है वो पहुंच पाता है। कुछ होते हैं उनके फैमिली इश्यूज की वजह से वो एप्लीकेशन छोड़ देते हैं कि उनको एडमिशन नहीं मिलता, कुछ को बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है वगैरह वगैरह। मतलब इसमें से एक तो पहला या 30 से 40% अप्लाई करेंगे, या मतलब 80% को एडमिशन अगर मिल भी गए ना, तो 30% से ऊपर नहीं, यानी कि इन शॉर्ट 20 से 25% इसका आएगा। तो आप ये देख लें, उन्होंने तो अपना काम कर दिया ऑलरेडी ना।
उन्होंने अपना काम चले विकास भी होपफुली अल्लाह करे बच्चों के लिए आसानी हो, मैं आपको फिर ज़हमत देता रहूँगा कुछ आने जी वाले डेज़ में, सर, मोस्ट कि वेलकम। आप एक्सपीरियंस भी बच्चों के साथ शेयर करें सर। बहुत शुक्रिया विकास भाई, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अल्लाह जी, हाफ़िज़ सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।